जी, आज हमारा पहला लेक्चर है कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस का। आज के लेक्चर में हमारी जो ज़्यादातर डिस्कशन होगी वो बेसिकली सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन के हवाले से होगी, टीचर इंट्रोडक्शन और कुछ प्लानिंग मैटर्स हम डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे इस सब्जेक्ट को आगे थ्रू आउट द सेशन लेके चलना। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर का इंट्रोडक्शन। आपको पहला रूल बता दूं हमारे ऑडिट का। हमारे जो ऑडिट की किताबें हैं उनमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि आपने ज़िंदगी में जब कभी किसी भी प्रोफेशनल से कोई काम करवाना है, आपने पहले उस प्रोफेशनल को वैल्यूएट करना है कि क्या वो इस काबिल है कि नहीं कि आपका काम सही तरीके से कर सके। ये ऑडिट का पहला रूल क्या कि जब कभी किसी भी प्रोफेशनल से हमने काम करवाना है, काम करवाने से पहले इवैल्यूएट करना है कि क्या वो इस काबिल है कि नहीं कि हमारा वो जो भी काम हम उससे करवाने जा रहे हैं उसे अच्छे तरीके से कर सके। तो अब आप चूंकि पूरे सेशन में मेरे से ऑडिट पढ़ने जा रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो इसलिए आपके लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि नहीं कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपके साथ शेयर कर लूँ अपना। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मैंने सीए क्वालिफाई किया 2008 में ए फर्गूसन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से। क्वालिफिकेशन के बाद कुछ अर्सा, 1 साल से कुछ 2-3 महीने और मैंने जिस फर्म से आर्टिकल्स किए उसी फर्म में मैनेजेरियल लेवल पे काम किया और फिर 2009 में टीचिंग प्रोफेशन में फुल टाइम बेसिस पे शिफ्ट हो गया। स्टार्ट में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते थे जो मैं टीच करता था, अब टीच नहीं करता। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मैं पहले टीच नहीं करता था, अब करता हूँ। लेकिन जो हमारा कैफ 9 लेवल का सब्जेक्ट है ऑडिट एंड एश्योरेंस, ये वो वही सब्जेक्ट है जो मैं पहले बैच से लेके आज तक इसकी कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी तकरीबन 10 साल के करीब हो गए हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। और सिर्फ कैफ 9 नहीं बल्कि आपका सीफैप लेवल पे भी एक सब्जेक्ट है ऑडिट से रिलेटेड ही, एडवांस लेवल पे ऑडिट सीफैप 06, वो भी मैं कोचिंग उसकी प्रोवाइड करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा, आप भी ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो भी आपने कंसेप्ट सीखने हैं इस लेवल पे उनको रिटेन करना है। इसलिए कि तकरीबन अगर आप कैफ 9 के सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो ये सीफैप लेवल पे भी आपकी हेल्प करेगा। बल्कि तकरीबन 30% के करीब सिलेबस आपका ऑलरेडी सीफैप लेवल का भी कवर हो जाएगा अगर आप ये इस लेवल पे इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेरा। इसके बाद सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। जो सब्जेक्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं ऑडिट एंड एश्योरेंस, इन शॉर्ट हम इसे ऑडिट कहते हैं। इसकी नेचर क्या है, देखिए ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक किसी सब्जेक्ट की हम नेचर नहीं समझेंगे हम उसको अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर सकते। और इसमें मैं पहली मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स की दूर किया करता हूं पहले लेक्चर में कि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। जब मैं स्टूडेंट था तो जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते थे उनको क्लासिफाई किया करता था 2 तरह से कि सब्जेक्ट या तो थ्योरेटिकल है या न्यूमेरिकल है। और चूंकि हमारी फील्ड ऐसी अकाउंटेंसी फील्ड है तो मैं जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है ये फेवरेट होते थे, इनके ऊपर ज्यादा टाइम लगाया करता था। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते थे वो बोरिंग से लगते थे और इनके ऊपर टाइम भी कम लगाया करता था। और कंसेप्ट ये बनाया होता था हमने, प्रोबेबली आप में से भी बहुत से स्टूडेंट शायद इस कंसेप्ट बनाया उन्होंने, कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो है इसको सिर्फ हमने रटा लगाना है और बस रटा लगाया, आई कैप ने क्वेश्चन पूछा, एज इट इज छाप दिया, पास हो गए। ठीक, ये याद रखें, इक्का दुक्का सब्जेक्ट्स में ऐसे चल सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स की नेचर ऐसी है, BMBS में भी वो इस तरह की अप्रोच काम कर जाती हो। लेकिन याद रखें ये जो हमारा ऑडिट का सब्जेक्ट है इसकी नेचर डिफरेंट है। ये जो हम ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इसकी नेचर थ्योरेटिकल भी नहीं है और इसकी नेचर न्यूमेरिकल भी नहीं है। न्यूमेरिकल भी नहीं। अगर आप इस सब्जेक्ट को देखें तो ये दिखने में लगेगा जैसे थ्योरी का सब्जेक्ट है। ज्यादातर मटेरियल इसका वो पैराग्राफ फॉर्म में, कुछ 1-2-3 चैप्टर्स में जाके कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं।
लेकिन याद रखें, मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये सब्जेक्ट जो है ये ना तो थ्योरेटिकल है ना न्यूमेरिकल है, बल्कि ये सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल। भाई ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या होता है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें आप जो कंसेप्ट भी सीखते हैं 100% प्रैक्टिकली अप्लाई होता है। यानी जो कंसेप्ट भी आप इस सेशन में सीखेंगे वो आपको प्रैक्टिस में जाके अप्लाई करना होगा और वो अप्लाई होता है। देखिए, आपने मैथ स्टैट के बहुत से कंसेप्ट सीखे, कुछ कंसेप्ट शायद आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जो डेली लाइफ में आप यूज नहीं करते। आपने सीख लिए लेकिन आप यूज नहीं करते। इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन याद रखें, इस सब्जेक्ट में ऑडिट में आप जितने भी कंसेप्ट सीखेंगे वो सारे के सारे 100% प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे। इसीलिए हम कहते हैं ये सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल। और इसमें जहन में रखिएगा कि चूंकि हर कंसेप्ट प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, तो आई कैप आपसे ये नहीं पूछेगा सिर्फ कि ये कंसेप्ट मुझे बता दो, ये कंसेप्ट क्या है, रिप्रोड्यूस करके दे दो। ठीक है, रिप्रोड्यूस जब आई कैप हमसे रिक्वायर करता है, वो क्वेश्चन आसान होते हैं, याद किया होता है, रटा लगाया होता है, हमने उसको छाप देते हैं। लेकिन याद रखें, चूंकि प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, इसीलिए आई कैप भी ज्यादातर जो क्वेश्चन सेट करेगा वो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। वो हमसे एप्लीकेशन रिक्वायर करेगा कि अच्छा ये कंसेप्ट तो आपने सीख लिया है, अब बताइए इस कंसेप्ट को आप रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे। एग्जाम में हमें जिस तरह आपने बिजनेस लॉ में केस स्टडीज अटेम्प्ट की होंगी, उसी तरह याद रखें हमारे ऑडिट के पेपर में भी केस स्टडी टेस्ट करता है। ठीक है, सिर्फ रिप्रोडक्शन से कंसेप्ट को याद कर लेने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने क्लास में जो कुछ सिखाया जाता है आपने 100% उसको समझ लिया, घर जाके याद भी कर लिया, पास नहीं हो सकेंगे जब तक कि आप उन कंसेप्ट्स को रियल लाइफ सिचुएशंस में केस स्टडी में अप्लाई करना ना सीखें। इसीलिए जहन में रखिएगा, पहली मिसकंसेप्शन के आपने जो कुछ भी यहाँ पे सीखना है उसको याद करना है, याद कर लेना काफी नहीं है। इस सब्जेक्ट की नेचर है प्रैक्टिकल। आपने तकरीबन हर कंसेप्ट को केस स्टडीज में अप्लाई करना भी सीखना होगा। नॉर्मल स्टूडेंट ये कहते हैं अच्छा हमने क्लासेस अटेंड कर ली, क्लास में जो कुछ सर ने समझाया समझ आ गया, याद भी कर लिया, अब आगे कुछ नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस भी करनी होगी हमें। वैसे अगर आप देखेंगे जब मैं लेक्चर प्लानिंग शेयर करूंगा, हमने प्रैक्टिस के लिए भी अपने लेक्चर का हिस्सा जो है एलोकेट किया हुआ। तो पहली चीज सब्जेक्ट की नेचर ये क्लियर हो गई। कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, थ्योरेटिकल कि न्यूमेरिकल? ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का मतलब क्या है, जो कुछ भी सीखेंगे हमने उसे केस स्टडीज में रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना भी सीखना है। अगर केस स्टडीज प्रैक्टिस की हमने तो फिर हम पास होने वाले लेवल पे पहुंचेंगे, वरना नहीं पहुंच सकते। दूसरी चीज डिफिकल्टी लेवल। ये सब्जेक्ट है क्या, इजी है, डिफिकल्ट है या मॉडरेट है? ठीक है, कैसे? देखिए, इसको हम बजाय ये कि मैं हवाई बातें आपके साथ करूं, कुछ स्टैटिस्टिक्स के साथ शेयर कर लेते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में। अगर आप आई कैप की वेबसाइट पे जाएं तो आई कैप हर अटेम्प्ट के बाद उस अटेम्प्ट में जितने स्टूडेंट्स पास होते हैं उनकी परसेंटेज शेयर करता है कैफ में। तो ये हमने पिछले कुछ अटेम्प्ट्स की परसेंटेजेस शेयर किया। 3 सब्जेक्ट्स, ऑडिट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, FAR2। ये 3 सब्जेक्ट इसलिए सिलेक्ट किए अपने ऑडिट के साथ, कॉस्ट और FAR2 इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो ऑडिट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं उसके साथ कॉस्ट और FAR2 में से कोई एक या दोनों सब्जेक्ट्स भी इन्होंने सिलेक्ट किए होते हैं। तो ये डिसाइड करना होता है कि हमने इनकी प्लानिंग कैसे करना। ठीक है, इनकी प्लानिंग कैसे करना। ऑडिट का पहला असूल मैंने आपको क्या बताया अभी, कि जब कभी किसी भी प्रोफेशनल से हमने काम करवाना है, पहले इवैल्यूएट करना है कि क्या ये इस काबिल है कि नहीं कि हमारा काम अच्छे तरीके से कर सके। दूसरा रूल सुने, वो कहता है कोई भी काम आपने करना है उससे पहले प्लानिंग करनी है। और फिर एक जगह पे कहता है प्लानिंग जो है ये परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अहम है। प्लानिंग परफॉर्मेंस से भी ज्यादा अहम है। यानी अगर प्लानिंग आपने सही की तो परफॉर्मेंस भी सही होगी, लेकिन अगर प्लानिंग गलत की तो फिर आपकी परफॉर्मेंस भी गलत होगी। अब हमने चूंकि पहले प्लानिंग करनी होती है, आप अपने सेशन के स्टार्ट में आपने प्लान करना है कि मैंने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा, 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं या 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, और फिर डेली बेसिस पे इनको मैनेज कैसे करना है। तो प्लानिंग के लिए आपके साथ ये कंसेप्ट शेयर कर रहा हूं।
मुझे बताइए, अगर फर्ज कीजिए मैंने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं इस अटेम्प्ट में, 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए क्या, और मैं डेली बेसिस पे एक दिन में 6 घंटे पढ़ सकता हूं घर, क्या मुझे हर सब्जेक्ट को 2 घंटे एलोकेट करने चाहिए? ये अच्छी प्लानिंग है, या कि अल्टरनेट प्लानिंग कि जो सब्जेक्ट ज्यादा मुश्किल है उसे मैं ज्यादा टाइम एलोकेट करूं, जो सब्जेक्ट कम मुश्किल है उसे कम टाइम एलोकेट करूं? बताइए बेहतर प्लानिंग क्या है? सेकंड वाले। और यही हमारा असूल है, ऑडिटिंग की किताबों में लिखा हुआ है। वो कहता है जो काम जितना ज्यादा मुश्किल हो उसके लिए उतनी ज्यादा मेहनत करनी है, और जो काम आसान है उसके लिए कम मेहनत करनी है। प्रोबेबली आपने इससे पहले इसी तरह जब आपने इंट्रो, इको और लॉ के सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो इसी तरह प्लानिंग की होगी। क्या आपने इकोनॉमिक्स को और लॉ को, दोनों सब्जेक्ट्स को एक जितना टाइम दिया? नहीं, प्रोबेबली आपने इकोनॉमिक्स को कम टाइम एलोकेट किया होगा और लॉ को ज्यादा टाइम एलोकेट किया होगा। उसी तरह अब अगर हम एक स्टेप आगे आ गए, अब हमने ऑडिट, कास्ट और FR2 जो है इनमें प्लानिंग करनी है। नॉर्मली स्टूडेंट ये समझते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब है अकाउंटिंग का एक्सपर्ट, क्योंकि नाम में डेजिग्नेशन में आ रहा है अकाउंटेंट। लेकिन याद रखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट में कोर सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन याद रखिए ऑडिट भी कोर सब्जेक्ट है। अकाउंटिंग, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसके लिए अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना जरूरी है, ठीक है। और ऑडिट के साथ थोड़ा सा मिसहैप ये है कि अकाउंटिंग में जो आप कैफ लेवल पे जितने भी कंसेप्ट सीखते हैं उसको उन्होंने 3 हिस्सों में क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कुछ कंसेप्ट इंट्रो में सिखाओ, कुछ FR1 में, कुछ FR2 में। ऑडिट के साथ थोड़ा मिसहैप ये है कि इसमें जितने भी कंसेप्ट्स कैफ लेवल पे हमने सीखने हैं वो सारे के सारे एक ही सब्जेक्ट ऑडिट एंड इंश्योरेंस में सीखने हैं कैफ 9 पे। तो थोड़ा सा इसमें नंबर ऑफ कंसेप्ट्स ज्यादा है अकाउंटिंग की निस्बत। अच्छा, अब हमने एक दिन में फर्ज कीजिए हम 6 घंटे पढ़ सकते हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, हमने डिसीजन करना भी ऑडिट को कितना टाइम एलोकेट करना चाहिए। अब मैं इसलिए सारे स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखे हैं ताकि फैक्ट्स एंड फिगर की बेस पे हम बात करें। अब आप मुझे ये बताइए, हमारे ऑडिट में लिखा हुआ है कि जो काम ज्यादा मुश्किल है उसके लिए ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ज्यादा मेहनत करनी है, जो काम कम मुश्किल है उसके लिए कम मेहनत, कम प्रोसीजर। जरा ICAP के स्टैटिस्टिक्स देखें और एंड पे एवरेज है पिछली 4 अटेम्प्ट्स की, ठीक है। मुझे बताइए ऑडिट एंड एश्योरेंस का जो एवरेज रिजल्ट है वो 30% के करीब है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट काउंटिंग का 40% के करीब है, FR2 का रिजल्ट 35% के करीब है। तो बताइए कंपैरेटिवली इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट पास करना ज्यादा मुश्किल है? ऑडिट। तो मुझे बताइए अगर हम एक दिन में 6 घंटे पढ़ सकते हैं सिर्फ, तो मुझे ऑडिट को कितना टाइम लगाना चाहिए? कॉस्ट और FR2 से कम या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें पासिंग परसेंटेज कम है। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई उससे ज्यादा टाइम लगाएं। अगर आप FR2 आपको ज्यादा पसंद है, उसमें 3 घंटे लगाते हैं, तो इसमें 4 घंटे पढ़े। नहीं, हमने टाइम कैलकुलेट किया है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। एक एवरेज स्टूडेंट अगर एक दिन में 2 घंटे पढ़े तो वो आसानी के साथ इस सब्जेक्ट को पास कर सकता है। एक एवरेज स्टूडेंट एक डेली बेसिस पे ऑडिट को अगर 2 घंटे पढ़े तो वो इंशाल्लाह आसानी के साथ इस सब्जेक्ट को पास कर सकता है। अब आगे इसके बाद आपकी मर्जी, आप FR2 कॉस्ट पे ज्यादा टाइम लगाए कम लगाए, वो मेरा इशू नहीं है। लेकिन ऑडिट के लिए कम से कम 2 घंटे जरूर होने चाहिए। और ये स्टैटिस्टिक्स का पर्पस ये है ताकि आपको पता चल जाए कि ऑडिट कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है। इससे आप एक सिंपल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं समझेंगे जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे MBA MBS, ठीक है, बल्कि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है। डेली 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। और डेली 2 घंटे जब मैं कहता हूं, याद रखिए इसका ये मतलब नहीं कि आपने वीकेंड पे पूरा हफ्ता कुछ नहीं पढ़ा और वीकेंड पे आपने कहा कि 14 आवर्स में स्टडी कर लेता हूं और मेरी सारी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बल्कि आपने डेली बेसिस पे 2 घंटे स्टडी करना होगा इस सब्जेक्ट को, फिर आप पास हो सकेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कुछ रिसर्च करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे, एकेडमिक जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर।
तो वो हमें एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं 2 + 2 इज ग्रेटर देन 6। ये आपने शायद BMBS में भी ये कंसेप्ट पढ़ा होगा सिनर्जी इफेक्ट के नाम से, ठीक है। इसका यहाँ ये तो सुना ही होगा, एक और एक 11 होते हैं, ठीक है, मुहावरा। तो ये उसी की बेस पे फिर उन्होंने कहा 2 + 2 इज ग्रेटर। फिर इसके बाद उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा इसका मतलब क्या। उन्होंने कहा 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है वो जब स्टडी कर एक दिन में 6 घंटे पढ़ता है, दूसरा स्टूडेंट है वो उसी दिन 2 घंटे पढ़ता है, फिर उसके बाद थोड़ा गैप देता है, गैप आधे घंटे का, पौने घंटे का, उस गैप देने के बाद फिर वो 2 घंटे पढ़ता है। तो कहता है हमें रिसर्च हमारी ये साबित करती है कि इस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा होती है, ये स्टूडेंट ज्यादा एफिशिएंट है। इसीलिए ध्यान में रखिए, बजाय ये कि आप आखिरी महीने में जाके 10-10 घंटे डेली ऑडिट पढ़े, वो आपको फायदा नहीं देगा। हाँ, स्टार्ट से ही डेली 2 घंटे पढ़ेंगे, ये फायदा देगा आपको। तो डेली पढ़ना है हमने और 2 घंटे कम से कम पढ़ना, फिर इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। वरना जैसे जितना आप कम स्टडी करेंगे, जितना गैप डालेंगे, उतना ही आपका पास होना मुश्किल होता जाएगा। तो ये मैंने सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल आपके साथ शेयर कर लिया। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर, हमारा जो पेपर आएगा ऑडिट का वो कैसा होगा? क्या इसमें MCQs होंगे? क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे इसमें? ठीक है, क्या इसमें पार्ट A पार्ट B होगा, वो जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह में हुआ करता था? याद रखें, पेपर हमारा जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जैसे बाकी पेपर हैं। कोई ऑप्शन नहीं होगी, MCQs भी इसमें नहीं होते, MCQs भी नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्लासिफिकेशन भी नहीं है कि ये पार्ट A है और ये पार्ट B है। नहीं, क्लासिफिकेशन के बगैर क्वेश्चन आएंगे, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। हाँ, नेचर ऑफ क्वेश्चन ये होगी 2 तरह के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस होंगे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस होंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन कैसे? रटे वाले क्वेश्चन, आपसे पूछ लेगा ये कंसेप्ट बताओ, इसको एक्सप्लेन करो, ये कंसेप्ट बताओ, इसको एक्सप्लेन करो। जो हमने याद किया होगा उसको हम रिप्रोड्यूस कर देंगे एज इट इज। दूसरी तरह का क्वेश्चन होगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें वो कोई रियल लाइफ सिचुएशन बनाएगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सेट करेगा और हमसे कहेगा बताइए इस सिचुएशन में आप क्या। तो हमने जो कंसेप्ट सीखे होंगे उनकी बेस पे डिसाइड करना होगा कि इस सिचुएशन में हमने क्या करना। और अगर आप पास्ट पेपर का रिसेंट ट्रेंड देखें एग्जामिनर का, तो रफली ये ऊंच नीच हो सकती है, रफली 40% के करीब रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन होते हैं और 60% के करीब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप सारी किताब 100% भी याद कर लें, आप पास नहीं हो सकते जब तक कि केस स्टडी की प्रैक्टिस ना करें। याद रखें, केस स्टडी प्रैक्टिस हमारे लेक्चर का इंटीग्रल पार्ट होगा। जब तक आपने किसी भी टॉपिक की केस स्टडीज नहीं की, आपने उस टॉपिक पे ग्रिप हासिल नहीं की। क्लियर हो गई ये बात? नेचर क्या है इस सब्जेक्ट की? यानी केस स्टडी बेस्ड होगा। डिफिकल्टी लेवल क्या है? इसे आपने FR2 कॉस्ट के बराबर रखना है। थ्योरेटिकल से ऐसे नहीं जैसे इंट्रो और इकोनॉमिक्स का फर्क रखा था, वैसे आप ऑडिट और FR2 का फर्क रखें, ऐसे नहीं करना, ठीक है। और डेली कितना पढ़ना है? 2 घंटे डेली पढ़ना है और 2 घंटे पढ़ना है। एग्जाम स्ट्रक्चर क्या होगा? क्वेश्चंस कुछ रटे वाले क्वेश्चन आएंगे रिप्रोडक्शन के और कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन कौन से वाले होंगे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। इसलिए जिस कंसेप्ट को भी हमने क्लास में सीखना है उसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस जरूर करना है। इसके बाद मेथोडोलॉजी, हमने इस क्लास को कैसे लेके चलना है। देखिए, टीचिंग जो है ये वन वे प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे आऊं और आपको जो कंसेप्ट है वो डिलीवर करूं और उसके बाद घर चला जाऊं। नहीं, मुझे बल्कि ये भी इवैल्यूएट करना है कि क्या जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ भी आए कि नहीं, और जिस तरह एग्जामिनर रिक्वायर करता है क्या उस तरह आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं इन क्वेश्चंस को। ये इवैल्यूएशन भी करनी है, ठीक है। जब तक मुझे आपकी तरफ से फीडबैक नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं चलूंगा। ऐसे नहीं होगा कि प्रीवियस कंसेप्ट जो है हमारे वीक है और हम आगे भाग रहे हैं। तो मेरे लिए हर टॉपिक के बाद ये जानना जरूरी है कि आपको वो टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आया कि नहीं, एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं।
तो मुझे बताइए इसका क्या तरीका है कि मैं जो भी कंसेप्ट आपको समझाऊं उसके बाद आपसे पूछ लिया करूं आपको समझ आया कि नहीं, और आप कहें सर सब समझ आ गया, आगे चलें, और मैं आगे चला जाऊं। ऐसे होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। हमारे ऑडिट का अगला असूल सुने, कहते हैं किसी की बात पे तब तक एतबार नहीं करना जब तक उस बात का सबूत ना हो, एविडेंस ना हो। एविडेंस के बगैर किसी की भी बात पे एतबार नहीं करना। तो अब आप मुझे कहेंगे सर हमें सब कुछ समझ आ गया, क्या मैं आपकी बात ये मान लूं, इस पे एतबार कर लूं? नहीं, एविडेंस। वो एविडेंस क्या होगा? वो एविडेंस है दो। एक है वीकली टेस्ट, हमारा हर हफ्ते राइज में टेस्ट हुआ करेगा वीकली बेसिस के ऊपर, उसकी परफॉर्मेंस बताएगी कि आपको कोई कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया। और दूसरा, हम तकरीबन डेली बेसिस पे, डेली नहीं लेकिन तकरीबन डेली बेसिस पे होम असाइनमेंट्स किया करेंगे। मैं आपको होम असाइनमेंट दिया करूंगा, या तो जो किताब हम कंसल्ट कर रहे होंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इस पेज पे ये क्वेश्चन है, 3 4 5 8 10 जितने भी क्वेश्चन हैं, आपने घर से ये रीड करके लाने हैं। 8 क्वेश्चन रीड करके लाने हैं, 2 क्वेश्चन रिटन फॉर्म में अटेम्प्ट करके लाने हैं, और अगले दिन वो होम असाइनमेंट चेक हुआ करेगी। एक तो होम असाइनमेंट होगी आपकी, और दूसरा वीकली टेस्ट होगा। ये दो चीजें बताएंगी कि आपकी एग्जाम लेवल की प्रिपरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। मेथोडोलॉजी क्लियर? आगे चलते हैं इसके बाद। स्टडी मटेरियल क्या, कौन सा यूज करेंगे? स्टडी मटेरियल देखिए, स्टडी मटेरियल वो जिसमें से पेपर सेट होगा, यानी आई कैप का स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक, ये हमारा कोर स्टडी मटेरियल है। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आई कैप के स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक में एक एक कंसेप्ट मैंने आपको कवर करवाना है, उसकी 100% कवरेज करनी है। अगर मैं स्टडी टेक्स्ट या क्वेश्चन बैंक में से कोई एक कंसेप्ट भी आपको नहीं करवाता तो इसका मतलब है मैंने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। तो हमारा कोर स्टडी मटेरियल है जिसको सामने रख के हमने स्टडी करनी है, वो है आई कैप का स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक। लेकिन आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक है उसको अगर आप पढ़ें, आपने इससे पहले दूसरे स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक भी पढ़े होंगे, बाकी के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन ऑडिट के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूं। और प्रोबेबली इसी तरह की प्रॉब्लम जो है आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फील करते होंगे आप, कि अगर आप स्टडी टेक्स्ट को पढ़ें तो इसमें स्टूडेंट्स को दो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, दो बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा, ये बात नहीं है कि स्टडी टेक्स्ट में जो चीजें लिखी हैं गलत लिखी हैं, ऐसी बात नहीं है। स्टडी टेक्स्ट में जो लिखा है ठीक लिखा हुआ है, टेक्निकली करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें दो इशू। पहला इशू स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उसमें जो एग्जाम मटेरियल है वो भी है जो हमने याद करना है, और जो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है, एडिशनल मटेरियल है, एग्जाम्पल्स वगैरह वो भी है। अच्छा, जब पहली दफा हम उस स्टडी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये कंसेप्ट इसने समझाया और उसके बाद अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेनेशन भी दी है, एग्जाम्पल भी दी है, इलस्ट्रेशन भी है, कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया। लेकिन जब आप जाते हैं रिवीजन फेज के ऊपर, खास तौर पे आखिरी महीने में, तो स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं सर ये कंसेप्ट आई कैप के पूरे सफे पे है, इसमें से हमें ये बताइए हमने याद कितना करना है, कौन से वाला मटेरियल है जो रिक्वायर्ड है हमारे लिए मेमोराइज करना जरूरी है, और कौन से वाला है जो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी एडिशनल है। याद रखें, एक्सप्लेनेटरी एडिशनल मटेरियल जरूरी होता है कंसेप्ट समझने के लिए, लेकिन जब एक दफा कंसेप्ट समझ में आ जाए तो फिर वो जरूरी नहीं रहता। फिर उसके बाद जो मेन कंसेप्ट है जिसकी बेस पे क्वेश्चन सेट होने हैं वो जरूरी होता है, फिर उसको याद करना होता है, हमने उसको रिवाइज करना होता है। तो स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि सर आई कैप के बुक में एक्सप्लेनेशन भी है, एक्स्ट्रा मटेरियल भी है, हमें ये बताइए हमने कौन कौन से वाला सिर्फ रीड करना है और कौन कौन से वाला याद भी करना। ठीक है, तो हर सफे हर लाइन पे बताना कि इसको याद करो, इसको छोड़ दो, इसको याद करो, इसको छोड़ दो, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? एक प्रॉब्लम तो ये एक्सप्लेनेशन वाली है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो पहली दफा के लिए जरूरी है, उसके बाद इरेलीवेंट हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आई कैप की बुक में जो कंसेप्ट्स हैं वो तरतीब से नहीं दिए होते हैं। कंसेप्ट सारे हैं, तरतीब से नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है जैसे फर्ज कीजिए आई कैप ने कहा सिलेबस में लिखा कि स्टूडेंट को 1 से लेकर 10 तक गिनती सिखानी है,
तो असूली तौर पे पहले गिनती सिखाते हुए मैं कहना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती सिखानी चाहिए। अब जब ICAP की बुक उसी तरह ऑडिट है, प्रैक्टिस में ऑडिट जो होता है वो स्टेजेस में होता है, पहले एक एक्टिविटी होगी, उसके बाद दूसरी होगी, उसके बाद तीसरी होगी, तरतीब से काम हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ICAP की बुक को हम ओपन करें तो उसमें पहले सिखाएगा 7, फिर सिखाएगा 3, फिर 10, फिर 2, फिर उसके बाद 5 और इस तरह आगे बाकी नंबर। फिर हम अगर ICAP से पूछें कि सर ये तरतीब तो नहीं है, तो वो जवाब देगा सिलेबस तो पूरा है ना, कंसेप्ट तो सारे हैं और कंसेप्ट हैबिट है। बात ठीक है। असल में अगर किसी प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर के सामने ये किताब रखे ना, वो कहेगा किताब बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रैक्टिशनर जो है उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसे पता है कि ये इसने 7 लिखा हुआ ना, इससे पहले 6 आता है, इसके बाद 8 आता है, उसे कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन जब स्टूडेंट जिसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है वो इसको पढ़ेगा और तरतीब ना हुई, तो उसे लिंकिंग समझ नहीं आएगी कि कौन सा कंसेप्ट किससे लिंक करता है। और जब लिंकिंग तरतीब समझ ना आए तो फिर हम अंडरस्टैंडिंग को छोड़ के रट्टे की तरफ फोकस करना शुरू हो जाते हैं। ये 2 प्रॉब्लम, ठीक है। बल्कि इसी तरह अरेंजमेंट से ही मुझे एक और एग्जांपल याद है कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो हैं, इन्होंने एक और रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसमें एक बात उन्होंने बताई, उसमें कुछ थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से चेंज भी कर रहा हूं कंसेप्ट समझाने के लिए। उन्होंने कहा क्या वजह है कि एक स्टूडेंट 1 घंटे का जो लेक्चर क्लास में सुनता है, ठीक है, वो उसे याद नहीं रहता, घर जाके 1.5-2 घंटा खुद से भी पढ़ेगा, फिर भी 2-3 दिन के बाद भूल जाता। वो क्लास का 1 घंटे का लेक्चर याद नहीं रहता, लेकिन रात को जब वो 2.5 घंटे की मूवी देखेगा, सुबह आके डायलॉग समेत साथ वाले दोस्त को सुना रहा होगा कि भी उसमें ये हुआ था। ऐसे होता है, हमारे साथ भी ऐसे होता है। तो उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद वो उस नतीजे पे पहुंचे, वो कहते हैं मूवी में 2 चीजें होती हैं, अगर आप ये 2 चीजें अपने लेक्चर में बिल्ड कर लें तो आपका लेक्चर फिर स्टूडेंट को ऐसे ही याद हो जाएगा जैसे मूवी में उसके डायलॉग याद होते हैं। वो 2 चीजें क्या है? पहली चीज उन्होंने कहा मूवी में एक कहानी चल रही होती है, चीजें जो है वो एक कहानी की शक्ल में चल रही होती है। अगर आप स्टूडेंट को जो भी कंसेप्ट समझाना है, बजाय ये कि टेक्निकल वर्ड्स को यूज करें उसको, ठीक है, आप उसको आसान अल्फाज में, स्टोरी फॉर्म में, एग्जाम्पल के साथ सिखाएं तो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे तरीके से उसको समझेगा। और हमारे बाकी सब्जेक्ट को मैं बात नहीं करता, लेकिन हमारे जो कैफ 9 है ऑडिट, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है कि हम अपना तकरीबन हर कंसेप्ट स्टोरी फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसमें हर कंसेप्ट जब प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, इसका मतलब है हर कंसेप्ट की बेस पे कोई ना कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल जरूर होगी। और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, केस स्टडीज जो है उनको क्लास में डिस्कस करें। इससे फायदा ये होगा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा और केस स्टडी में कैसे अप्लाई करना है इनको, साथ साथ वो भी समझ में आ जाए, सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और केस स्टडी की एप्लीकेशन भी आसान हो जाएगी। पहली चीज उन्होंने ये कही कि स्टोरी फॉर्म में था। दूसरी चीज उन्होंने कही, मूवी में क्या होता है, चीजें तरतीब से चल रही होती हैं, ठीक है। वो पहले बताते हैं वो हीरो का बचपन है, उसके बाद वो गांव में होता है, गांव का चौधरी होता है, वो जुल्म करता है उसके खानदान पे, वो फिर कहीं निकल जाता है, वो फिर डॉन बन के वापस आता है, बदला जो भी कहानी चलती है उस तरह की। कहते हैं चीजें तरतीब से चल रही होती हैं। कहते हैं इसी तरह अगर आप अपना जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसको भी इसी तरह लॉजिकल अरेंजमेंट के साथ लेके चलें तो स्टूडेंट जो है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा और उसे पता होगा कि ये जो कंसेप्ट मैं पढ़ रहा हूं उससे पहले क्या हुआ था, इसके बाद क्या होने वाला, ठीक है। बहुत सी चीजें हमें उसकी तरतीब को सामने रख के भी समझ आ जाते हैं। तो ये 2 चीजें, पहली चीज स्टोरी बेस्ड यानी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ, केस स्टडी की एग्जाम्पल के साथ हम चलाएंगे इसको, और दूसरा लॉजिकल अरेंजमेंट के साथ। ये 2 चीजें ICAP की बुक में नहीं होती। तो हमने फिर क्या किया, अब चूंकि पेपर तो ICAP की बुक में आना है, अच्छी या बुरी या जो भी है, हमने कवर तो उसी को करना। तो हमने क्या किया, ICAP की बुक को पकड़ा, उसमें जितने भी कंसेप्ट थे उसको अलहदा किया, हर कंसेप्ट के साथ जो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, जो सिर्फ कंसेप्ट को समझाने के लिए है, एग्जामिनर उसमें से क्वेश्चन नहीं बनाता, उसको हमने अलहदा कर दिया। बाकी जो कंसेप्ट रह गए जो सिर्फ रेलिवेंट है, एग्जाम फोकस्ड है, उनकी हमने तरतीब लगाई कि प्रैक्टिकली ऑडिट होता है, पहले क्या चीज होती है, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद क्या होती है।
तो हमारे सामने एक ऐसा मटेरियल आ गया जो एग्जाम फोकस भी है और लॉजिकल अरेंजमेंट भी है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस थे वो भी उसके साथ इंक्लूड कर दिए। आईकैप का क्वेश्चन बैंक अगर आप देखें, क्वेश्चन उसमें भी है, लेकिन उसमें टॉपिक वाइज स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का। आपको तकरीबन पूरी किताब कवर करने के बाद फिर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, या एट लीस्ट एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर उस चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन हम क्या कर रहे होंगे, एक चैप्टर के अंदर अगर 8 कंसेप्ट्स हैं, हम हर कंसेप्ट के बाद पास्ट पेपर की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि हमें फौरन इवैल्यूएशन होती रहे कि ये कंसेप्ट जो हमने सीखा है ये आईकैप ने पास्ट पेपर में किस किस तरीके से टेस्ट किया हुआ है। फिर ये जो मटेरियल हमारे पास बना, हमने इसको पब्लिश कर दिया राइज बुक के नाम से। याद रखिए, क्लास में हम राइज बुक की किताब जो है वही कवर कर रहे होंगे, वही पढ़ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली आईकैप का स्टडी टेक्स्ट और क्वेश्चन बैंक भी कवर हो रहा होगा। उसमें जो कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं वो कोई मैं घर से कंसेप्ट नहीं लेके आया, ठीक है, वो आईकैप की बुक से ही हमने उठाए हैं। किया क्या है, उसको हमने एक्स्ट्रा मटेरियल अलग कर दिया, एग्जाम फोकस रखा, उसको लॉजिकल अरेंजमेंट की, पास्ट पेपर्स को ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई ये तुम राइज की बुक पढ़ रहे हो, ये क्या कर रहे हो, पेपर तो आईकैप की बुक में से आना है, तो आप क्या कहेंगे, और कहेंगे ये भी आईकैप की बुक से बनी है सर, घर से थोड़ी लेके आए हैं, ठीक है। आईकैप जो कंसेप्ट्स उठाए हैं हमने आईकैप की बुक से उठाए हैं। हाँ, फिर भी कुछ ना कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टेंशन में रहते हैं कि अब पता नहीं ये आईकैप की बुक कवर हो रही है कि नहीं हो रही, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमने हर कंसेप्ट के साथ आईकैप की बुक का रेफरेंस लिख दिया है, ताकि अगर वो तसल्ली करना चाहे कि जो कंसेप्ट भी हमने पढ़ा है आईकैप की बुक में है भी कि नहीं है, और ऐसे ही लिखा हुआ है, किसी और तरीके से तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो वो जाके रीडिंग कर सकते हैं। पाबंदी कोई नहीं, अगर आप आईकैप का स्टडी टेक्स्ट भी साथ साथ रीड करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आईकैप के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे के सारे हमारी बुक से कवर हो रहे हैं। तो स्टडी मटेरियल हमने क्लास में कौन सा यूज करना है, राइज की बुक, लेकिन पेपर तो आईकैप की बुक से आना है, राइज की बुक से तो नहीं आना। तो सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो आईकैप की स्टडी टेक्स्ट वाले हैं उसमें, ठीक है। तो वो बेसिकली आईकैप का स्टडी टेक्स्ट ही समझ लीजिए, उसका समराइज्ड एग्जाम फोकस वर्जन है। आगे चलते हैं लेक्चर प्लान की तरफ, और लेक्चर प्लान आपके लिए जानना है सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस लेक्चर प्लान की बेस पे हमारे आगे जो तकरीबन 90 के करीब लेक्चर्स हैं वो चल रहे होंगे, ठीक। हमारे पूरे ऑडिट के जो तकरीबन जो टोटल कंसेप्ट्स है वो 220-230 के करीब कंसेप्ट्स हैं। हमारे पास जो टोटल लेक्चर्स हैं वो है 90 लेक्चर्स। इसका मतलब है हमने हर रोज 2 या 3 कंसेप्ट्स कवर करने होंगे। कंसेप्ट्स ज्यादा हैं और लेक्चर्स कम हैं। इसका मतलब ये हुआ जब टाइम कम हो, काम ज्यादा करना है, तो उसका मतलब है हमें बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिव प्लानिंग करने की जरूरत है, और वो प्लानिंग मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि कैसे हम इस कम वक्त में सारा सिलेबस कवर करेंगे और साथ में उसकी केस स्टडी की प्रैक्टिस भी करेंगे। हमारे टोटल लेक्चर्स तकरीबन 90 हैं। हर लेक्चर की ड्यूरेशन होगी 1 घंटा और 10 मिनट, ठीक है। जब लेक्चर स्टार्ट होगा तो शुरू के जो तकरीबन 15 मिनट हैं उसमें जो आपको होम असाइनमेंट दी गई होगी वो हम होम असाइनमेंट चेक करेंगे और उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आई होंगी उनको डिस्कस करेंगे, ये शुरू के 15 मिनट में। और ये होम असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो पास्ट पेपर के क्वेश्चन होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ होती रहे, वो डेली बेसिस पे होती रहे, वो हम एंड पे नहीं करेंगे। 15 मिनट के बाद जब होम असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट एलोकेट किए हैं हमने जो लेक्चर करंट लेक्चर चल रहा है, जो प्रीवियस लेक्चर हुआ बेसिकली कल के दिन में हुआ होगा, उसमें अगर आपने घर जाके उसको स्टडी किया है तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, ताकि आगे चलने से पहले हम ये इंश्योर कर लें कि आपने प्रीवियस कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ लिया है।
इसके बाद तकरीबन 45 मिनट जो है वो हमारा फ्रेश लेक्चर होगा। इस फ्रेश लेक्चर में सबसे पहले मैं डिसाइड करके आया हूंगा कि आज मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाना है, 2 कंसेप्ट पढ़ाना है या 3 कंसेप्ट पढ़ाना है। जितने भी कंसेप्ट्स मैंने पढ़ाने होंगे मैं आके व्हाइट बोर्ड पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, 2, 3 के नाम से उनको लिख दूंगा। इसके बाद एक कंसेप्ट पकड़ा और उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। उस एक्सप्लेनेशन के दौरान में बहुत सी चीजें डिस्कस हो रही होंगी, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी होंगी, पास्ट पेपर के क्वेश्चन भी होंगे, केस स्टडीज भी होंगी, आईकैप के स्टडी टेस्ट में जो उसने एक्सप्लेनेटरी मटेरियल दिया हुआ है वो भी हम डिस्कस कर रहे होंगे ये वर्बल डिस्कशन के दौरान में। जब मैं ये लेक्चर डिलीवर करूंगा, मतलब जो भी मुझे लगा कि जरूरी है चीज आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, मैं वो डिस्कस करूंगा। जब मैं ये कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूंगा, इसमें आपके जहन में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, आपने वो क्वेश्चन नहीं पूछना, उसको साइड पे लिख लेना। ठीक? जब मैं समझूंगा कि हाँ मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा जी आपकी बुक्स में इस पेज पे ये कंसेप्ट लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। आपको रीडिंग टाइम दूंगा 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट। आपने उन 3, 4 या 5 मिनट में उस कंसेप्ट को रीड करना। अच्छा, पहले यहां पे रुक के मुझे ये बताइए, जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया होगा, जो बोला होगा मैंने, और जो आपको मैंने पढ़ने के लिए दिया, इन दोनों में फर्क क्या होगा जी? एग्जैक्टली जो आपको रीडिंग करने के लिए मटेरियल दिया गया है वो मटेरियल होगा जो एग्जाम फोकस्ड है, जो आपने याद करना है। जब मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूंगा उसमें मैं वो जो आईकैप की बुक में वो एक्सप्लेनेटरी मटेरियल होता है ना, एक्स्ट्रा जो कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी होता है, एग्जाम की तैयारी के लिए जरूरी नहीं होता, वो मटेरियल वर्बल फॉर्म में तो आपको मैं शेयर करूंगा आपके साथ, लेकिन रिटन फॉर्म में जो मटेरियल आपके पास होगा वो सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन वाला मटेरियल होगा जो आपने याद करना। अच्छा, जब आप पढ़ रहे होंगे इस वक्त भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आएगा, ये लफ्ज पता नहीं क्या है, मैं इसका मतलब पूछता हूं, या ये लाइन समझ नहीं आ रही, आपने उस रीडिंग टाइम के दौरान में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना। लेक्चर के दौरान में भी, जब लेक्चर डिलीवर तब भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, साइड पे लिख लें। रीडिंग के दौरान भी क्वेश्चन नहीं पूछना, साइड पे लिख लें। अच्छा, अब ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछना, ये सुन लें। हर टीचर को अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा हो जाता है कि वो जो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहा है इसमें किस किस जगह पे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है, कौन कौन सा कंसेप्ट स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, और इवन एक्सपीरियंस से ये भी पता चल जाता है कि स्टूडेंट किस कंसेप्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, किस लफ्ज का मतलब पूछेंगे। तो टीचर्स ने अपने लेक्चर में ऑलरेडी उन सारे क्वेश्चंस का आंसर पहले से बिल्ड इन कर दिया होता है। तो अक्सर आपको ऐसे महसूस होगा कि लेक्चर के दौरान में कोई क्वेश्चन आपके जहन में आया, आपने अभी पूछा नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर मिल गया। इसकी रीजन क्या होगी? क्योंकि जो क्वेश्चन आपके जहन में आया पिछले सेशन के स्टूडेंट के जहन में भी आया, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो जब टीचर को पता चला स्टूडेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछता, उसने अपने लेक्चर में उसका आंसर ऑलरेडी बिल्ड कर दिया, स्टूडेंट को पूछना ना पड़े। ठीक, क्योंकि अगर आप लेक्चर के दौरान में क्वेश्चन पूछे तो उससे जो लेक्चर का टेम्पो है वो टूट जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद रीडिंग टाइम के दौरान क्यों नहीं क्वेश्चन पूछना? अब देखिए, रीडिंग टाइम के दौरान में अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो दूसरे स्टूडेंट जो रीडिंग कर रहे हैं वो अपनी रीडिंग छोड़, फर्ज कीजिए 3 मिनट मैंने आपको दिए, 1 मिनट के बाद आपके जहन में क्वेश्चन आया, आपने फौरन पूछ लिया, बाकी की सारी क्लास अपनी रीडिंग छोड़ के आपका क्वेश्चन सुनना शुरू कर देगी। ठीक है, इससे उनकी रीडिंग डिस्टर्ब होगी। इसलिए रीडिंग टाइम में भी आपने क्वेश्चन नहीं पूछना। हाँ, जब रीडिंग टाइम खत्म हो जाए, इसके बाद चूंकि सारे स्टूडेंट जो है वो रीडिंग कर चुके होंगे एक दफा, इसके बाद आपके 1000 क्वेश्चंस भी है ना, आप जरूर पूछिए 1 बाय 1। इंशाल्लाह जब तक मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर देता मैं आगे नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के एप्रोप्रिएट टाइमिंग है, उस टाइमिंग में हमने क्वेश्चन डिस्कस करना।
यहां तक क्लियर हो? जैसे जब मैंने आपसे पूछा, जब मैंने आपसे कहा कि लेक्चर के दौरान में क्वेश्चन नहीं पूछना, रीडिंग करते हुए क्वेश्चन नहीं पूछना, तो आपके जहन में ये बात आई होगी, पता नहीं सर क्यों मना कर रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं अपना टाइम बचा रहे हैं कि हम क्वेश्चन ना पूछें। जहन में बात आई, लेकिन आपने पूछी नहीं, खामोश रहे, थोड़ी देर बाद इसका आंसर मिल गया ना आपको कि क्यों मना कर रहा हूं मैं आपको। इसी तरह बाकी के जो कंसेप्ट्स होंगे उसमें भी इसी तरह होगा। ठीक है, क्वेश्चन जहन में आएंगे लेकिन इंशाल्लाह ऑटोमेटिक। हाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई नया क्वेश्चन भी होता है आपके जहन में, तो इसलिए टाइम एंड पे रखा हुआ है हमने, आप जरूर पूछें। और याद रखें, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतना ही ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ठीक है, सही कंसेप्ट वैसे बिल्ड नहीं होता जो मैंने आपको आगे सिखा दिया, बल्कि सही कंसेप्ट तब बिल्ड होता है जब आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए, आप उसका आंसर आपको मिले। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनिंग आपने करनी है, लेकिन किस वक्त? रीडिंग टाइम के बाद। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इस प्लान के मुताबिक हम चलेंगे तो इंशाल्लाह 90 लेक्चर्स में सफिशिएंट प्रैक्टिस के साथ हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो यहां पे तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? जी ना, जी बिल्कुल, इसको मिला के ऐसे ही है। आज भी हम कुछ ना कुछ कंसेप्ट इंशाल्लाह डिस्कस करके जाएंगे। तो ओरिएंटेशन में तो सिर्फ इतना ही मटेरियल था। अब कुछ टेक्निकल कंसेप्ट्स की तरफ चलें, क्योंकि हमारे पास टाइम है, तकरीबन 20 मिनट है हमारे पास। 25 मिनट है? अच्छा चलें, सफिशिएंट टाइम, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते। पहला कंसेप्ट, जी 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 जी। अच्छा, हम पहला कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब भी किसी सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं, पहली दफा सीखने लगते हैं, तो जो नॉर्मली पहली चीज सिखाई जाती है वो सिखाया जाता है उसका ओरिजिन, कि सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट कब हुआ। जैसे अगर आपने कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो वगैरह के सब्जेक्ट पढ़े हो तो उनमें ओरिजिन में बताया जाता है कि जी जब इंसान पैदा हुआ ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, या हजारों साल पहले जो है वो इस सब्जेक्ट की बेस जो है वो बनाई गई। ऑडिट के बारे में ऐसा नहीं। ऑडिट का सब्जेक्ट आज से 150 साल पहले किसी को पता भी नहीं था कि ये क्या है। तो फिर तकरीबन 150 साल पहले ऐसा क्या वाकया हुआ कि उसके बाद ऑडिट का जो प्रोफेशन है वो ओरिजिनेट हुआ। 150 साल पहले मशीनरी इजाद हुई। मशीनरी इजाद हुई। आपने शायद लॉ में या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि जो बिजनेस हैं, जो पहले स्टार्ट में बिजनेस हुआ करते थे, वो 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती थी, एक सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर होता है, पार्टनरशिप में 2 से लेके नॉर्मली 20 तक ओनर्स होते हैं। एम्प्लॉइज वगैरह रखे जाते हैं लेकिन ओनर्स इतने होते हैं। जब मशीनरी, आज भी अगर आप फर्ज कीजिए टेक्सटाइल कंपनी बनाना चाहते हैं, उसकी मशीनरी खरीदेंगे तो आपको पता चलेगा कि मशीनरी करोड़ों में है। ठीक है, वो सस्ती नहीं है। तो आज से 150 साल पहले जब ये मशीनरी इजाद हुई, आपके ख्याल में क्या वो सस्ती होगी या महंगी होगी? अब से भी बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे। तो प्रॉब्लम ये आई, मशीन आने की वजह से काम तो बहुत ज्यादा आसान हुए, प्रोडक्शन प्रोसेस में जो है वो स्पीड आई, एरर्स कम हुए, आसानियां तो बहुत सी हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि इतनी महंगी मशीनें खरीदने के लिए नॉर्मली लोगों के पास पैसे नहीं होते थे। सोल प्रोप्राइटर, किसी एक सोल प्रोप्राइटर के पास नॉर्मली नहीं होते थे। ठीक है, बहुत से लोग पार्टनर्स भी आपस में मिलते थे जब अपना पैसा जो है वो इकट्ठा करते थे, फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि सफिशिएंट अमाउंट जो है वो कलेक्ट नहीं हो पाते थे कि जिससे बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो फिर उस सिचुएशन में क्या किया गया, एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई। जरूरत इस बात की पेश आई कि अब जो ओनर्स हैं उनकी तादाद 20 से भी ज्यादा होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि अब ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, एक्सपेंसिव मशीनरी परचेज करनी है,
ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे हो सकें और हम मशीनरी को खरीद सकें। तो एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई जिसे कहते हैं हम कंपनी, या समटाइम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। इसमें जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो इसके ओनर्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भला? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स ने पैसे इकट्ठे किए और उसके बाद मशीनरी खरीद ली। जब मशीनरी खरीद ली उसके बाद दूसरा मसला इनके सामने आया। उन्होंने कहा भैया हमारे पास पैसे तो थे, इकट्ठे करके मशीनरी खरीद ली, लेकिन हमारे पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है हम इस मशीनरी को चला सकें। तो अब क्या करें? अगर आप देखें आज की लाइफ में भी, आज भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। मे भी कोई बंदा जो है वो MBBS क्वालिफाइड तो हो, लेकिन उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो अपना हॉस्पिटल बना सके। और मे भी कोई दूसरा बंदा, उसके पास पैसे तो हो, वो हॉस्पिटल तो बना ले, लेकिन वो MBBS क्वालिफाइड नहीं है, वो एक पेशेंट को भी ट्रीट नहीं कर सकता। तो पैसा होना अलग चीज है, स्किल होना अलग चीज है, और बिजनेस के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। और बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक ही बंदे के पास ये दोनों चीजें। ओनर्स ने कहा हमारे पास तो पैसा है, मशीनरी हमने खरीद ली, बिजनेस बना दिया हमने, अब इसको चलाएं कैसे? इसके लिए तो टेक्निकल लोगों की जरूरत है। तो ओनर्स ने क्या किया, अखबार में इश्तिहार दिया। इश्तिहार दिया तो जो टेक्निकल लोग थे, जिनको मशीनरी चलानी आती थी, वो आए और उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किया। उसके बाद कुछ लोगों को फाइनल कर लिया। ओनर्स ने, शेयर होल्डर्स ने कुछ लोगों को फाइनल कर लिया और उन लोगों से क्या कहा कि आप ऐसा कीजिए कि हमने मशीनरी खरीद ली है, आप हमारे बिहाफ पे इस बिजनेस को चलाइए, डे टू डे ऑपरेशंस को रन कीजिए, रॉ मटेरियल खरीदिए, उससे प्रोसेसिंग करें, फिनिश गुड बनाएं, उसको बेचें। ठीक है, टेक्निकल वर्क सारा आप करें। हमारे पास चूंकि टेक्निकल नॉलेज स्किल नहीं है, इसलिए हम डे टू डे ऑपरेशंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो आप लोग ही कीजिए। हाँ, हम साल के बाद आके आपसे पूरे साल का हिसाब किताब ले लेंगे। तो अब जरा मुझे बताइए, ये लोग जिनको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, इनको क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स। या अभी तक के लिए एक और टर्म यूज कर रहा हूं, हालांकि दोनों में फर्क है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो अभी सिंपल रखने के लिए, मैनेजर्स, वो जो बिजनेस को मैनेज करते हैं, डायरेक्टर्स कह लें या मैनेजर्स कह लें। अब बिजनेस के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। बिजनेस को चला कौन रहे हैं? क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास टेक्निकल नॉलेज या स्किल नहीं है। अच्छा, अब शेयर होल्डर जाने लगे, डायरेक्टर्स ने कहा ठहर जाए भाई, अब हमें यह बताएं कि हम आपका बिजनेस चलाएंगे, हमें मिलेगा क्या, रेम्यूनरेशन क्या होगी हमारे? अब यहां गौर से सुनिएगा। शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर से कहा हम आपको एक नहीं दो चीजें ऑफर कर रहे हैं। पहली चीज, हर महीने आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। दूसरी चीज, हम ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, दिन रात एक करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेके आए, हम ये चाहते हैं। इसीलिए हम आपको दूसरी चीज ये ऑफर कर रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, जितना भी प्रॉफिट होगा, उसका 10% आपको बोनस या कमीशन के तौर पे दे दिया जाएगा। डायरेक्टर्स ने कहा ये तो वाकई आपने दूसरी ऑफर जो है वो बड़ी अच्छी लगाई है, हम वाकई अब देखिएगा दिन रात एक करके मेहनत करते ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, इसमें आपका भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। उन्होंने कहा ठीक है। ओनर्स, शेयर होल्डर्स चले गए और बिजनेस संभाल लिया किन लोगों ने? डायरेक्टर्स ने या मैनेजर्स ने। यहां तक क्लियर बात? अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं, हम अपनी आज की स्टोरी को यहां पे रोकते हैं, इससे आगे इसमें अब ट्विस्ट आएंगे। ट्विस्ट कब आएंगे? कल। लेकिन यहां तक जितना कंसेप्ट हमने स्टडी किया है उसमें मुझे यह बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्टर्स का और शेयर होल्डर्स का, कंपनी के शेयर होल्डर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्टर्स का रोल क्या है, तो इस रोल या रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए तीन वर्ड्स हैं।
एक है स्टीवर्डशिप या स्टीवर्ड्स कहते हैं, दूसरा एजेंट और तीसरा अकाउंटेबल। ये 3 वर्ड्स हैं एक्सप्लेन करने के लिए क्या, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। इनका मतलब क्या है, स्टीवर्डशिप का मतलब क्या है, स्टीवर्ड्स का मतलब क्या है, अमानतदार। डायरेक्टर्स जो होते हैं इनके पास ये अमानतदार हैं। भाई इनके पास कौन सी अमानत है, इनके पास शेयर होल्डर्स के पैसे हैं। जो शेयर होल्डर ने एसेट खरीदे वो इनके पास बतौर अमानत है, और जो एक्स्ट्रा कुछ कैश पड़ा था बैंक में डायरेक्टर्स उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, वो अमानत है। तो डायरेक्टर्स क्या है, स्टीवर्ड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। दूसरा कंसेप्ट एजेंट। अच्छा अमानतदार हैं, उनके पास पैसे हैं, तो क्या करें, क्या उन पैसों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते रहें, अपने जाती खर्चे उनसे करते रहें? नहीं नहीं नहीं, अमानतदार भी हैं, एजेंट भी हैं। एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट का मतलब वो बंदा जो किसी दूसरे की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करे। डायरेक्टर्स जहां पे स्टीवर्ड्स हैं वहां पे एजेंट भी है, यानी जो इनके पास एसेट्स हैं, पैसा है, उन्होंने इस्तेमाल करना है ओनर्स की, शेयर होल्डर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, उनके एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करनी है चीजें, अपनी मर्जी से नहीं करनी। अच्छा जहां पे हम ये कहते हैं कि डायरेक्टर्स जो हैं शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करेंगे, वहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर छोटा मोटा काम करने से पहले शेयर होल्डर से पूछेंगे ये करेंगे ना करें, नहीं, बल्कि वो जो ब्रॉड इंस्ट्रक्शंस होंगी शेयर होल्डर्स की उनके मुताबिक काम करेंगे। जैसे शेयर होल्डर ये इंस्ट्रक्शन देंगे, भैया टेक्सटाइल सेक्टर में काम करना है हमने, सिर्फ एयरलाइन का बिजनेस में ना आप कोई इन्वेस्टमेंट कर देना, ठीक है, तो ब्रॉड इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें। और फिर तीसरा अकाउंटेबल है। भाई अच्छा डायरेक्टर्स के पास एसेट्स थे सारे, उन्होंने उनकी शेयर होल्डर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही उनको यूटिलाइज किया, तो क्या शेयर होल्डर्स को वो जवाबदेह हैं? क्या शेयर होल्डर साल के बाद आके उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमने तो आपको अपने एसेट्स दिए थे, आपने सारा साल क्या किया बताइए, सारे साल में कितनी आमदनी हुई, कितना खर्चा हुआ, जरा हिसाब किताब तो दीजिए। क्या डायरेक्टर्स अकाउंटेबल हैं शेयर होल्डर को? बिल्कुल अकाउंटेबल है। और वो कैसे ये अकाउंटेबिलिटी पूरी करते हैं, कैसे बताते हैं डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को कि सारा साल उन्होंने क्या किया, कितनी इनकम थी, कितने एक्सपेंडिचर थे, कैसे बताते हैं शेयर होल्डर्स को? ज़बानी कलामी बताते हैं क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो एक्सप्लेन करते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर टुवर्ड्स शेयर होल्डर। यहां तक क्लियर है? चलिए आज का लेक्चर फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, आपको जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जो हमने कवर करना है क्लास में, वो आपको इंशाल्लाह कल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बुक पब्लिश होने में शायद अभी 2-3 दिन है, ठीक है, तो तब तक जो हमने मटेरियल जो भी पढ़ना होगा वो आपको क्लास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर? ये आपको ओरिएंटेशन जो थी उसकी कुछ समरी और कुछ और भी मजीद चीज़ें हैं, ये आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आज आपने घर जाके इन 2 पेजेस को ज़रूर पढ़ लेना। क्लियर है? जी लेक्चर खत्म।